प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर संपत राम रैगर, आचार्य राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम BA पार्ट 3 के प्रश्न पत्र सेकंड में भारत पाक संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। एशिया महाद्वीप में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की समाप्ति के साथ एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में शांति शब्द का लोप हो गया। यह संघर्ष है दो पड़ोसी देशों का संघर्ष है, जिसे भारत पाक संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। भारत पाक संघर्ष की प्रकृति को सही रूप से जानने के लिए भारत विभाजन में निहित तथ्यों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना अनिवार्य है। विभाजन की घटना के दो समुदायों के बीच घृणा, वैमनस्य, अविश्वास के क्रूरतम ढंग से उजागर किया गया। विभाजन के बाद सभी समस्याओं को स्वतः ही सुलझाने का सपना देखने वालों ने जब वास्तविकता पर नजर डाली तो उन्हें घोर निराशा उत्पन्न हुई। पाकिस्तान के जन्म से समस्याएं सुलझने की अपेक्षा अधिक उलझ गई। इस महाद्वीप में नए संघर्ष का सूत्रपात हुआ, जो पिछली प्रकृति में कहीं अधिक गहरा और पेचीदा था। इसके संबंध में कुलदीप नैयर कहते हैं कि विभाजन के लिए आप किसी को भी दोषी ठहराएं, वास्तविकता यह है कि इस पागलपन के दो समुदायों और दो देशों के बीच दो पीढ़ियों से अधिक समय तक के लिए संबंधों का करवाट उत्पन्न कर दी। दोनों देशों में हर विषय पर, हर कदम पर मतभेद बढ़ता गया और साथ में ही छोटे से छोटी बातें बड़े विवाद का रूप लेती रही हैं। इसके संबंध में माइकल ब्रेशर कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहे हैं। भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये समस्याएं तीन प्रकार की हैं। जैसे पहला है विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, दूसरा है भारत विरोधी नीति अर्थात जिहाद यानी धार्मिक युद्ध की नीति से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, और तीसरी जो समस्या है वो पाकिस्तान की सीटों सेंटो की सदस्यता तथा भारत की किलेबंदी से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। अब हम पहली समस्या का अध्ययन करेंगे, विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। विभाजन के समय उत्पन्न होने वाली समस्याएं, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें भारतीय नेताओं ने ये आशा की थी कि विभाजन से शांति और आपसी मेलजोल बढ़ जाएगा, बढ़ावा मिलेगा और साथ साथ में दोनों देश शांति, सद्भावना, सहयोग के वातावरण में आर्थिक विकास के लंबे और कठिन कार्य में जुट जाएंगे। किंतु पाकिस्तान के जन्म के साथ ही ऐसा नहीं हुआ। कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई, जिनके कारण प्रारंभ से ही दोनों देशों के मध्य कटुता आ गई, कड़वाहट आ गई। ये समस्याएं क्या थी? ये समस्याएं हैदराबाद विवाद था, जूनागढ़ विवाद था, ऋण की अदायगी का प्रश्न था, नहरी पानी विवाद था और शरणार्थियों का प्रश्न तथा कश्मीर विवाद। यानी ये बहुत सारे विवाद थे जिनके कारण से ये कड़वाहट बढ़ी। हैदराबाद विवाद, हैदराबाद भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के अंतर्गत ही मिल सकता था। रियासत के निजाम का रवैया बहुत ही अस्पष्ट और अनिश्चितात्मक था। पाकिस्तान ने हैदराबाद को इस भ्रम में रखा कि मुसीबत के समय वह उसके साथ है और हैदराबाद का निजाम एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए जाने का स्वप्न सजोए हुए था। किंतु भ्रम बनाए रखने के लिए वह भारत के साथ विलय की बातचीत भी करता रहा। निजाम का ये मूल लक्ष्य दक्षिण भारत में मुस्लिम वर्चस्व स्थापित करना था। इसके साथ ही पाकिस्तान के सहयोग और निजाम के आशीर्वाद से रजाकारों ने मारकाट, लूटमार और हत्याओं के माध्यम से इस क्षेत्र को भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। हैदराबाद रियासत को भारत में सम्मिलित करने के लिए कर लिया गया और निजाम को 50 लाख
प्रीवियर्स के रूप में देना तय किया। पाकिस्तान ने इस प्रश्न को 3 बार संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाया, किंतु अमेरिका के सिवाय उसमें किसी ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। तो पहला कारण तो हैदराबाद विवाद था। दूसरा कारण है जूनागढ़ विवाद। जूनागढ़ काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत थी जिसका शासक मुस्लिम था। उसने रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने की घोषणा कर दी। पाकिस्तान ने उसे अपना शामिल करने स्वीकार कर लिया। जब वहाँ की अधिकांश जनता हिंदू थी, रियासत की जनता ने नवाब को पाकिस्तान के भागने के लिए बाध्य कर दिया और नवंबर 1947 में मुस्लिम दीवान को बाध्य होकर के भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित करना पड़ा और लोगों की इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए जनमत संग्रह के बाद जूनागढ़ भारत में सम्मिलित कर दिया गया। पाकिस्तान ने जूनागढ़ के मसले को लेकर के भारत में विरोधी प्रचार किया, ये भी एक कारण था। तीसरा जो कारण था वो ये है कि ऋण की अदायगी का प्रश्न था। विभाजन के उपरांत भारत और पाकिस्तान के बीच में आर्थिक समस्याएं थी, निश्चित रूप से दोनों देशों के सामने थी। दोनों देशों के बीच में आमदनी और कर्ज का बंटवारा एवं लागत धन के बीच संतोषात्मक बंटवारा करना था। मुद्रा के संबंध में निर्णय लेना था। व्यापारिक संबंध तनातनी शुरू हो गई क्योंकि पाकिस्तान ने तुरंत ही जूट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। आर्थिक समस्याओं में सबसे जो कठिन विस्थापना थी वो संपत्ति की समस्या की थी। जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान में अपनी संपत्ति छोड़ करके आए थे उनका मूल्य 3000 करोड़ था, जबकि मुस्लिमों ने भारत में अपनी संपत्ति छोड़ करके गए थे उनका मूल्य 300 करोड़ था। 1950 में नेहरू लियाकत अली समझौते के द्वारा इस समस्या का समाधान किया। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों को दायित्व लेनदारी के समान अनुपात में बंटवारा था, किंतु सौजन्य भारत में सरकार ने उसे ब्रिटिश सरकार के सारे ऋण का भार स्वीकार कर लिया। इसके उपलक्ष्य में भारत को 300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष पाकिस्तान सरकार से मिलना था और ये 5 वर्ष के बाद दिया जाना तय था, परंतु पाकिस्तानी सरकार इस ऋण को देने के लिए टालमटोल करने लगी। दूसरी तरफ भारत को 50 करोड़ रुपए रक्षा संग्रह या पाकिस्तान द्वारा देना था। गांधी ने दोनों देशों में मधुर संबंध बनाने हेतु ये रुपया भारत सरकार से पाकिस्तान को दिलवा दिया, किंतु नेहरू और पटेल का मत था कि ये रुपया पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए था। उस समय कश्मीर में युद्ध चल रहा था और नेहरू और पटेल का ये विचार था कि धन का उपयोग पाकिस्तान और अधिक हथियार खरीदने और युद्ध तेज करने के लिए करेगा। तो ये भी एक विवाद था। तीसरा जो कारण था विवाद का वो ये है कि नहरी पानी का विवाद। पंजाब से राजनीतिक विभाजन के कारण नहरी पानी विवाद उठ खड़ा हुआ। ये नहरें आर्थिक दृष्टिकोण से उस समय बनाई गई थी जब विभाजन का विचार तभी ये मस्तिष्क में नहीं था। विभाजन के कारण नहरों के पानी का असंतुलन विभाजन हो गया। पंजाब की 5 नदियों में से सतलज और रावी दोनों देशों के मध्य बहती हैं। झेलम और चिनाब पाकिस्तान के मध्य से व्यास पूर्णतः भारत में बहती है, परंतु भारत के नियंत्रण में ये तीनों मुख्यालय आ गए हैं, जिनसे दोनों देशों के नहरों में पानी की पूर्ति की बजाय पूर्ति ही की बन जाती है। इसके साथ ही शरणार्थियों का प्रश्न आता है। शरणार्थियों के प्रश्न में विभाजन के बाद में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के सांप्रदायिक दंगे करवाए। हजारों की संख्या में शरणार्थियों को भारत भाग कर के आ गए। पाकिस्तान में हिंदुओं का जीवन इज्जत सुरक्षित नहीं थी। हजारों व्यक्तियों का मौत के घाट उतार दिया गया। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। जिसकी भारत में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। यहाँ भी कई स्थानों पर दंगे हुए। मुसलमान भागने लगे। भारत की धर्म निरपेक्ष सरकारें उनकी रक्षा करती थी, परंतु पाकिस्तान की सरकार हिंदुओं की रक्षा नहीं करती थी। इसलिए जितनी बड़ी संख्या में विस्थापित पाकिस्तान से आए उतनी बड़ी संख्या में भारत से पाकिस्तान नहीं गए। अगला जो बात आती है वो कश्मीर विवाद की आती है। कश्मीर की समस्या दोनों देशों के बीच एक ऐसी ज्वलंत ज्वालामुखी की तरह है जो समय समय पर लार्वा उगलती रहती है। अलाप माइकल के शब्दों में कश्मीर समस्या अनिवार्य रूप से भूमि या पानी की समस्या नहीं है। यानी कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे उलझी हुई समस्या है। स्वतंत्रता के बाद जहां भारत और पाकिस्तान के 2 नए राज्य बने, वहीं देशी रियासतों में इस प्रकार से स्वतंत्र हो गए।
ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि ये जो देश हैं, दोनों देशी रियासतें अपनी इच्छा अनुसार भारत और पाकिस्तान में विलय हो सकती हैं, जिसमें अधिकांश रियासतें भारत और पाकिस्तान के बीच मिल गई। इनमें कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई। भारत के लिए हैदराबाद और जूनागढ़ ने आवश्यक समस्या उत्पन्न की, परंतु शीघ्र ही हल हो गई। कश्मीर की स्थिति विशेष प्रकार की थी, जिसमें भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाएं विस्तृत राज्य अथवा भारत तथा पाकिस्तान दोनों को जोड़ती हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुसंख्यक भाग मुस्लिम धर्मी था, परंतु यहाँ आनुवंशिक शासक हिंदू राजा था। अगस्त 1947 में हिंदू कश्मीर के शासक ने अपने विलय विषय में कोई तत्कालीन निर्णय नहीं लिया। पाकिस्तान इसे अपने साथ मिलाना चाहता था। 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कवालियों ने अनेक पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर भी सेना का जमाव कर लिया। 4 दिन के भीतर हमला आक्रमण किया। श्रीनगर में 25 मील दूर वाराणसी में बारामूला में तक पहुंच गई। 26 अक्टूबर को कश्मीर के शासक ने आक्रमणकारियों ने अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार के सैनिक सहायता की मांग की और साथ ही कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने की प्रार्थना की। सम्मिलित करने की भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 27 अक्टूबर को भारतीय सेनाएं कश्मीर भेज दी गई। ये युद्ध समाप्ति पर जनमत संग्रह की शर्तों के साथ कश्मीर को भारत में अंग बना लिया। अभी भारत के साथ साथ अब कश्मीर की सुरक्षा निर्णयों के कारण उधर पाकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियों की सहायता देने के लिए नीति के कारण कश्मीर राष्ट्रों के बीच युद्ध का क्षेत्र बन गया। प्रारंभ में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना की कि कबालियों का मार्ग बंद कर दें, परंतु जब इस बात का प्रमाण मिलने से पाकिस्तानी सरकार स्वयं कबालियों की सहायता करें। 1 जनवरी 1948 को भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद में शिकायत की। पाकिस्तान से सहायता प्राप्त करके कबालियों ने भारत के एक अंग कश्मीर का पर आक्रमण कर दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि कश्मीर का भारत में विलय अवैधानिक है। सुरक्षा परिषद ने इस समस्या का समाधान करने के लिए 5 राष्ट्रों, जिसमें चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, कोलंबिया, बेल्जियम को सदस्य नियुक्त कर मौके की स्थिति का अवलोकन करके समझौते कराने का उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र आयोग की नियुक्ति की। आयोग के कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग के क्या कार्य हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग ने तुरंत अपना कार्य प्रारंभ किया और मौके की स्थिति का अध्ययन करते हुए 13 अगस्त 1948 को दोनों पक्षों के युद्ध बंद करके समझौता कराने के लिए निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किए, जिसमें पहला था पाकिस्तान अपनी सेनाएं जम्मू कश्मीर से हटाए तथा कबालियों और सामान्य रूप से कश्मीर में न रहने वाले विदेशियों को भी वहां से हटा करने का प्रयत्न किया, पहली बात। दूसरी बात ये थी सेनाओं द्वारा खाली किए गए प्रदेश का शासन प्रबंध स्थानीय अधिकारियों आयोग द्वारा निरीक्षण करें। तीसरा था जब आयोग भारत को पाकिस्तान द्वारा उपरोक्त वर्णित शर्तों को पूरा करने की सूचना दे तो भारत भी समझौते के अनुसार अपनी सेनाओं का अधिकांश भाग वहां से हटा ले। अंतिम समझौता होने पर भारत सरकार द्वारा युद्ध विराम के अंदर उतनी ही सेनाएं रखी जितनी कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए के कार्यों को स्थानीय अधिकारियों को सहायता देने के लिए की जाती हैं, ज़्यादा नहीं रखेगा। और इसके साथ ही इस सिद्धांत पर आधारित दोनों पक्ष एक लंबी वार्ता के बाद में 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की सहमति हो गई। कश्मीर के विलय का अंतिम निर्णय जनमत संग्रह के माध्यम से किया जाता था। जनमत संग्रह की शर्तों को पूरा करने के लिए एक अमेरिकी नागरिक एडमिरल चेस्टर निमित्ज को शासक नियुक्त किया। उन्होंने जनमत संग्रह के संबंध में दोनों पक्षों की भी बातचीत की, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। युद्ध विराम रेखा निर्धारण हो जाने के बाद पाकिस्तान के हाथ में कश्मीर का 32,000 वर्ग क्षेत्र रह गया। इसकी संख्या 7 लाख थी। कश्मीर ने इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहा। युद्ध विराम रेखा इस बात पर भारत के
अधिकार में 53,000 वर्ग मील क्षेत्र था, जिसकी जनसंख्या 33 लाख थी। नेहरू जनमत संग्रह के लिए तैयार थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस ये शर्त लगा दी कि पाकिस्तान द्वारा हस्तगत क्षेत्र में पाकिस्तान की सेनाएं एवं कवालियन पूर्णतः हट जाएंगे, तब जनमत संग्रह होगा। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर ने अपनी सेना हटाने के लिए तैयार नहीं था। बिना सेनाएं हटाए जनमत संग्रह को नहीं हो सकता था। पाकिस्तान से अमेरिका ने 1954 में सैनिक संधि कर ली। वह 1955 में बगदाद पैक्ट सेंटो का भी सदस्य हो गया। अपने कुछ अड्डे अमेरिका को दे दिए। इससे भारत ने खतरा महसूस किया। भारत का मत था कि पाकिस्तान कश्मीर लेने के लिए अपनी सेना शक्ति बढ़ा रहा है। अतः परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कश्मीर नीति में परिवर्तन कर लिया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब जम्मू कश्मीर जनमत संग्रह करना संभव नहीं है। इस प्रकार इसी समय सोवियत संघ का कश्मीर के प्रश्न पर भारत को समर्थन मिला, जिससे भारत की स्थिति मजबूत हो गई। उसका भी अंतर्राष्ट्रीय जगत पर सुरक्षा परिषद में शक्तिशाली मित्र हो गया। गहरा प्रभाव पड़ा। 1950 में पंडित नेहरू ने पाकिस्तान के युद्ध वर्जन संधि करने का प्रस्ताव रखा, परंतु पाकिस्तान ने उसे ठुकरा दिया। 6 फरवरी 1954 को कश्मीर की संविधान सभा में एक प्रस्ताव पास कर जम्मू कश्मीर राज्य को विलय भारत में होने की पुष्टि की। भारत सरकार ने भारतीय संविधान में संशोधन कर 14 मई 1954 में को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया। इसके बाद पाकिस्तान बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। 2 जनवरी 1957 में सुरक्षा परिषद में इस प्रश्न को उठाया। ब्रिटिश, फ्रांस और अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान का समर्थन करते हुए ये कहा कि कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में जनमत संग्रह कराया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ की आपात सेना वहां भेजी जाए। भारत ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया। भारत के समर्थन में सोवियत संघ ने इस प्रस्ताव को अपने विशेषाधिकार द्वारा प्रयोग किया। भारतीय प्रतिनिधि कृष्ण मेनन ने अपने 7 घंटे 48 मिनट के लंबे इतिहास भाषण में कहा कि मूल प्रश्न ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर में संविधान लागू हो या न हो। मूल समस्या ये है, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान सेनाएं अभी तक भी क्यों नहीं निकाली गई। 1962 में सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने कश्मीर को आत्मनिर्णय की मांग दोहराई। इस प्रस्ताव को सोवियत संघ ने वीटो द्वारा समाप्त कर दिया। जब जब मौका मिलता है पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दों को उठाता रहता है। मार्च 1983 में नई दिल्ली में आयोजित 7वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में जनरल जिया ने कश्मीर को एक विवादास्पद मुद्दा बताया। सितंबर 1992 में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जकार्ता में पूर्ण अधिवेशन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा फिर उठाया। पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने और उसे सांप्रदायिक रंग देने का अपना अभियान जारी रखा। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार ने 50वें अधिवेशन मार्च 1994 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मानवाधिकारों की स्थिति पर एक प्रस्ताव लाने के लिए निर्णय लिया गया। उस पर समर्थन जुटाने के लिए एक प्रक्रिया का अभियान छोड़ा, लेकिन बाद में कई मित्र राष्ट्रों ने कहने पर उसे अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 49वें अधिवेशन में पाकिस्तान के प्रस्ताव रखने का और एक प्रयास किया, लेकिन उसका ये प्रयास असफल रहा।